वो सस्ता दौर था। हमारी जेबों में इतनी रकम मौजूद थी कि 2-3 दिन आसानी से खाना घर से बाहर जाकर खा सके। जैसे ही छुट्टियां आईं, हम दोपहर का खाना खाकर इस हवेली में आ गए। शाम तक हमने खूब आराम किया क्योंकि रात हमें जाकर गुजारनी थी। हम अपने साथ 2 लालटेन लाए थे जिनमें हमने मिट्टी का तेल डलवा लिया था। माचिस की 1 डब्बी हमारे लिए काफ़ी थी, फिर भी एहतियातन माचिस की 3 डब्बियाँ ले ली थीं। रात की तारीकी बढ़ने पर 1 लालटेन की जगह 2 लालटेनें रोशन कर ली थी ताकि रात की तारीकी में किसी किस्म की परेशानी ना हो। रात का खाना खाकर हम बातों में मसरूफ़ हो गए थे। हमारी बातों का मौजू पुरअसरार वाक़यात ही था। हमने जो मुख्तलिफ़ लोगों से वाक़यात सुने थे उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। यार खुदा को मानो, इस तरह के वाक़यात सुनाने से परहेज़ करो, इनाम ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। वो क्यों? मैं चौंका। हमें हवेली में रात गुजारनी है, इनाम ने कहा। रात गुजारने से इन वाक़यात का क्या ताल्लुक़? शरीफ ने कहा। ये पुरअसरार हवेली है, जो तुम वाक़यात सुना रहे हो इनका असर हमारे ज़हनों में रहेगा और रात गए जब सन्नाटा होगा, ऐसे में किसी कागज़ के टुकड़े का आकर इधर उधर गिरने पर हमारे दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़केंगे और रात गुजारना हमारे लिए ना सिर्फ मुश्किल हो जाएगा बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। मुझे डर है कि कहीं हम यहाँ से भाग ही ना लें, इनाम ने कहा। तुम भी सदा के डरपोक हो, कमरान ने ज़ोरदार कहका लगाया। अभी हंस लो, थोड़ा वक्त गुजरे फिर देखेंगे, इनाम ने कहा। हाँ भाई, हम वाकई कुछ देखने को ही यहाँ जमा हुए, मैं मुस्कुराया। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, हमें बातों में इस बात का ख्याल ही ना रहा। रात का 1 बजते ही मेरे दोस्तों की नींद आने लगी थी। वो नींद के बहुत कच्चे थे। मैं बार बार उन्हें इस बात का एहसास दिला रहा था कि हम यहाँ सोने नहीं बल्कि एक ख़ास मकसद के तहत आए हैं। रात में बिल्कुल भी नहीं सोना है, मगर उनकी समझ में मेरी बात बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो मुझे ये यकीन दिलाते दिलाते कि वो नहीं सोएंगे सो गए। मेरे बार बार उठाने पर भी नहीं उठ रहे थे। जब मैंने देखा कि वो नहीं उठ रहे तो अकेले जागने का सोच लिया था। रात का न जाने वो कौन सा पैर था कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी कि अचानक मुझे सहन में किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। एक लम्हे को मुझे डर सा लगा, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने एक लालटेन उठाई और कमरे से बाहर निकल आया। चांद की रोशनी इस कदर तेज़ थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सेन रोशनी में नहाया हुआ हो। एक कमरे के दरवाजे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं पलकें झपकाना भूल गया। वहाँ एक बेहद हसीन लड़की थी। मैं हैरत से गुमसुम उस लड़की को देखे जा रहा था। उसका गोल चेहरा, नाक नक्शा बहुत हसीन था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। होंठ बहुत खूबसूरत और गुलाबी थे। बाल कमर तक लंबे, सुनहरे और घने थे। चांद की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। हम दोनों की जैसे ही आंखें मिलीं, मुझे सैर सा हो गया। मैं उस लड़की की तरफ ऐसे बढ़ने लगा जैसे वो मकनातीस हो। मैं जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचा, उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे लेकर कमरे के अंदर बढ़ गई। मैं एक फर्माबरदार शागिर्द की तरह उसके इशारों पर चलने को मजबूर हो गया। दिन में जिस कमरे में कूड़ा करकट पड़ा था वो अब बिल्कुल साफ था। कमरा ऐसे मुनव्वर था जैसे बैक्त वक्त कई बल्ब रोशन हो। एक जानिब खूबसूरत सा बेड बिछा हुआ था। इस लड़की ने मुझे बेड पर लिटा दिया और ख़ुद भी बेड की एक तरफ बैठकर मखमूर निगाहों से मुझे देखने लगी। तुम अपने दोस्तों के साथ इस हवेली की वीरानी का राज क्यों लेना चाहते हो? वो बोली। तजस्सुस, हम सिर्फ ये जानने के लिए ही हवेली के अंदर आए हैं, मैंने डरते डरते कहा। क्या करोगे जानकर? इससे पहले जो हवेली का राज मालूम करने आए थे उनके अशर से वाकिफ़ नहीं हो? हाँ, सुना है कि वो इस दुनिया में नहीं, ज़िंदा नहीं रहे, मैंने हिम्मत करके कहा। फिर भी तुम इस हवेली में आ गए हो, मुझे तुम पर बहुत तरस आया है। तुम इस हवेली से फ़ौरन चले जाओ। मेरे ख़ानदान के जिन्नात तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है, चले जाओ, वो बोली। हम ज़रूर चले जाएंगे, बस इस हवेली का राज मालूम हो जाए, मैंने कहा। इस बात की क्या गारंटी है कि राज मालूम हो जाने पर तुम चले जाओगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने कहा। मेरे ख़ानदान के जिन्नात बहुत ज़ालिम है, वो इंसानों पर तरस या रहम खाने के हक़ में नहीं है।
जब तुम इस हवेली में पहली बार आए थे मैंने ही उन्हें तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने से रोका था। आज रात भी वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैंने इस वादे पर रोका है कि सुबह हो जाने पर तुम सब चले जाओगे। उसने कहा, हाँ हम सुबह होते ही चले जाएंगे, मगर वो राज मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस शर्त पर कि सुबह तुम यहाँ नज़र नहीं आओगे, वरना तुम खुद से मदार होगे। मैं तुम्हारी मदद करने से कासिर होंगी। मुझे मंजूर है। मैंने कहा, ठीक है, फिर सुनो, मैं एक जिनजादी हूँ। इस घर में एक बरगद का दरख्त था जिस पर हमारा ख़ानदान रहता था। इस घर में एक कासिम नामी नौजवान रहता था। वो मुझे बचपन ही से बहुत अच्छा लगता था। मैं उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। बचपन में मैं इंसानी शक्ल में दूसरे बच्चों की तरह कासिम के साथ खेलती थी। जवान होने पर भी मैं उससे मिलती रही। अक्सर हम मुलाकात छत पर ही करते थे। कासिम मेरे छत पर अचानक आ जाने से हैरान रह जाता था। उसकी ज़िद पर मुझे ज़ाहिर होना पड़ा कि मैं जिनजादी हूँ और उससे शादी करके बकिया ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। कासिम भी मुझे पसंद करता था, इसलिए शादी करने को तैयार हो गया। जब उसने अपने वालिदैन से मेरे ख़ानदान के बारे में बताया तो वो डर गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी सूरत में कासिम की शादी मुझसे नहीं करेंगे। उन्होंने ना सिर्फ शादी से इनकार किया बल्कि इस दरख्त को भी जड़ से उखाड़ फेंका। मेरे ख़ानदान को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, मगर मैंने उन्हें इस कदम से रोक दिया। कासिम के वालिदैन ने इस खौफ से कि कहीं कासिम उनसे छुप कर मुझसे शादी ना कर ले, उसकी शादी नसरीन नामी एक लड़की से कर दी। नसरीन को भी मेरी और कासिम की मोहब्बत के बारे में पता चलने पर वो मुख्तलिफ़ अमलों से रब्ता करके हमारे ख़ानदान को जलाकर भस्म कर देना चाहा। हालांकि मैं इसी में भी खुश थी कि मैं कासिम को देख देख कर जीती रहूं। वो अमलों से मुलाकात करके मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल पढ़ने लगी थी। मेरे ख़ानदान वाले ये कब बर्दाश्त करते। उन्होंने नसरीन को वज़ाइफ पढ़ते वक्त डराना शुरू कर दिया। उसका असर ये हुआ कि नसरीन से वज़ाइफ पढ़ने में गलतियां होने लगीं। उन वज़ाइफ का असर उल्टा हुआ कि उस हवेली के ख़ानदान में जो सबसे पहली मौत हुई वो कासिम की ही हुई थी। उसके मरने से मेरा दिल अचाट हो गया था। हवेली के लोगों से मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं अपने ख़ानदान वालों को उनके किसी इक़दाम से रोकती नहीं थी, जिसका नुकसान ये हुआ कि एक एक करके हवेली के सब लोग मर गए। अब पूरी हवेली पर हमारा राज है। फिर इस हवेली के ख़ानदान के दीगर रिश्तेदारों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर मेरे ख़ानदान के जिन्नात ने उन्हें ऐसा डराया कि फिर कभी उन्होंने यहाँ आने का रुख नहीं किया। मैं अब भी कासिम की यादों के सहारे जी रही हूँ, वरना मेरे जीने का मकसद फौत हो चुका है। जब तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए थे, मेरे ख़ानदान के जिन्नात तुम्हें ऐसा सबक सिखाना चाहते थे कि तुम फिर कभी यहाँ लौट कर ना आओ। सुबह होते ही इस हवेली से निकल जाना, वरना वो मेरी भी नहीं सुनेंगे, वरना तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि कभी भुला ना सकोगे। वो बोली, मैं अपने वादे पर कायम रहूँगा। मैंने कहा। मेरी बात पर वो खुश हो गई और उसने गौर से मेरी आंखों में झांका। मुझ पर मदहोशी तारी हो गई और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह होने पर मुझे मेरे दोस्तों ने उठाया। मैं उस कमरे में ही मौजूद था, मगर अब वहाँ कुछ नहीं था। पूरे कमरे में कूड़ा करकट भरा हुआ था और कचरे के ढेर पर मैं पड़ा था। मेरे बराबर में ही लालटेन रखी थी। तुम्हें सोना था तो हमारे पास हो जाते, यूँ अकेले क्यों सो गए? इनाम ने कहा। रात मैं तुम्हारे पास ही बैठा था कि मुझे सेन में किसी के चलने की आवाज़ आई, और जब मैं कमरे से बाहर आया तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सहन में एक, मैंने कहना चाहा, परी चेहरा हसीन लड़की मौजूद थी। इनाम ने कहा, हाँ ऐसा ही था, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने पूछा। यह भी कोई पूछने वाली बात है, हर कहानी में यही होता है। वो हसीन लड़की फिर जो हवेली के ऐसे कमरे में ले जाती है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा होता है, और परी चेहरा लड़की अपने बेड पर ले जाती है और फिर उसे कुछ होश नहीं रहता। सुबह होने पर रात का माहौल गायब हो जाता है और वो हसीन लड़की भी नहीं होती। ये सब बातें हम पहले ही डरावनी कहानियों में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। कामरान ने कहा। तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा। ये फजूल बातें छोड़ो और नाश्ते की फ़िक्र करो, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। कामरान ने कहा।
मैं उन्हें रात का वाक़या तफसील से सुनाना चाहता था, मगर वो सुनने को कतई तौर पर तैयार नहीं थे। हमने करीबी होटल में जाकर नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने ज़बरदस्ती पूरा वाक़या सुना दिया और उस जिनजादी से किया वादा भी बता दिया। वो मुस्कुराते हुए यह वाक़या सुनकर बोले, देखो नियाज़ मोहम्मद, तुम्हें अपना घर याद आ रहा है, इसलिए तुम चाहो तो अपने घर चले जाओ। हम बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाएंगे, इनाम ने कहा। हम जिस मकसद के तहत यहाँ आए थे वो हल हो चुका है, इसलिए हम मज़ीद यहाँ ठहर कर अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने उन्हें समझाया, वक्त होता ही इसलिए है कि उसे ज़ाया किया जाए। कमरान ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता और ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जन्नात तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाएँ। मैंने कहा, यार हमें जन्नात किस तरह नुकसान पहुँचा सकते हैं? तुमने आते ही उनकी लड़की को फांस लिया है। हम अब हर तरह के ख़तरों से महफूज हो गए हैं। शरीफ ने ज़ोरदार कहका लगाया। मेरे बार बार समझाने पर वो नहीं माने। वो किसी भी सूरत इस हवेली से कहीं जाने को तैयार नहीं थे। मजबूरन मुझे भी उनके साथ रुकना पड़ा, मगर मैं अंदर से बुरी तरह खौफज़दा भी था कि कहीं हमें जन्नात नुकसान ना पहुंचाएं। रात के 12 बजने पर हम चौकस थे। वो तीनों बज़ाहिर मुझ पर ज़ाहिर कर रहे थे कि वो किसी भी तरह खौफज़दा नहीं हैं। उनके चेहरों से खौफ अयां हो रहा था। हम अपने खौफ दूर करने को बातचीत कर रहे थे। अचानक शरीफ पर पानी आ गिरा। उसके जिस्म पर मौजूद कपड़े मुकम्मल तौर पर गीले हो गए। बेइख्तियार हमारी नज़रें कमरे की छत पर उठ गईं। वहाँ कुछ भी नहीं था। कमाल है, कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाल्टी भरकर पानी शरीफ पर डाल दिया है। कामरान ने कहा, हमारी खातिर मदारत का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए हमें अब होशियार हो जाना चाहिए। मैंने कहा, वाकई हमारी खातिर मदारत का सिलसिला शुरू हो गया है। शरीफ ने मुस्कुराकर अपने चेहरे पर आए खौफ को दूर करने की कोशिश की। कुछ वक्त गुजरने पर मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैंने एक लम्हे को आराम के लिए आंखें बंद की ही थी कि मेरी आंख लग गई। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। सोते में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी टांगें खींच रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे कमरे में मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक खौफनाक शक्ल की पुरस्रार मखलूक खड़ी है, जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता है। वो कहर आलूद नज़रों से मुझे घूर रही थी। खौफ के मारे मेरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। मुझे देखकर ऐसी आवाज़ में मुखातिब हुई जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरी मुसलसल खामोशी पर उसने मुझे ज़ोरदार लात मारी। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर उस मखलूक ने ऐसे उछल कूद करना शुरू कर दी जैसे उसे खुशी मिली है। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ें दी, मगर उनका दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। वो मेरी मदद को भला किस तरह आ सकते थे। वो मखलूक अचानक उछल कूद करते करते रुक गई और फिर मुझे एक लात रसीद की। मैं दर्द से बिलबिला उठा। अब तो जैसे उस मखलूक को तफरीह मिल गई। वो वक्फे से ज़ोरदार लाते रसीद करने लगे। मैं जैसे ही दर्द से चीखता वो ज़ोर ज़ोर से उछलने लगते। मैं एक अजीब व गरीब अज़ाब में मुब्तला हो गया था। उस मखलूक ने लाते मार मार कर मुझे ऐसा अदमुआ कर दिया था कि मैं उठकर भाग भी नहीं सकता था। तकलीफ़ की शिद्दत में मेरे आंसू निकल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। मेरी हालत पर उस मखलूक को बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। ऐसे में मुझे पेश इमाम साहब याद आ गए थे, जिन्होंने कहा था मैं किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाऊँ उन्हें याद कर लिया करूँ। वो भला मेरी मदद को किस तरह आ सकते थे। फिर भी मैं दिल ही दिल में पेश इमाम साहब को याद करने लगा कि अचानक कमरे में पेश इमाम साहब वारिद हुए। वो कुछ पढ़ रहे थे। उनके कमरे में दाखिल होने पर उस मखलूक को एक झटका सा लगा। वो चीखती चिल्लाती कमरे से निकल गई। उसके जाने पर पेश इमाम साहब मेरे पास आए। देखो नियाज़ बेटे, मैंने तुम्हें समझाया था, फिर भी तुमने गलती कर दी। जिन दोस्तों की खातिर तुम यहाँ रुके थे वो तुम्हें छोड़कर भाग गए। क्या दोस्त ऐसे होते हैं? आइंदा भूल कर भी ऐसे दोस्तों से दोस्ती नहीं करना। जी, मैंने आपकी बात ना मानकर वाकई बहुत बड़ी गलती की है। आप ना करते तो ये मखलूक मार मार कर मुझे हलाक कर देती। मैंने कहा, मैं कमरे में कुछ पढ़कर फूंक देता हूँ। इसका ये फ़ायदा होगा कि सुबह तक कोई भी मखलूक तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सुबह होते ही इस हवेली से निकल जाना। पेश इमाम साहब ने कहा, रात में आप कहाँ जाएंगे? यहाँ रुक जाएं, सुबह साथ ही गांव चल देंगे। मैंने कहा,
مجھے بہت طویل سفر پر جانا ہے، میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے، پیش امام صاحب نے کہا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس رکے اور پھر چلے گئے۔ خوف اور تکلیف کے سبب پوری رات پھر مجھے نیند نہ آ سکی۔ صبح ہونے تک میری طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ پیش امام صاحب کے جانے پر مجھے پھر کسی مخلوق نے تنگ نہیں کیا۔ مجھے اپنے دوستوں کے رویے پر بہت افسوس ہوا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ دوست بنانے میں احتیاط برتوں گا۔ وہ دن میں خود کو بہت بہادر ثابت کر رہے تھے، لیکن رات میں مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ صبح ہونے پر میں سیدھا گاؤں میں پہنچا۔ جب گھر پہنچا، ابا جان بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ انہی کی زبانی مجھے جب پتہ چلا کہ پیش امام صاحب کا کل رات انتقال ہو گیا تھا اور صبح ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے، تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے کسی بھی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیش امام صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں رات کا واقعہ سنانا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ میری بات کا کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ جب شام کو میں پیش امام صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو میرے ساتھ ابا جان بھی تھے۔ جب فاتحہ پڑھ کر میں فارغ ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں ابھی پلٹ کر دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے اپنے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا دیکھ رہے ہو؟ ابا جان نے پوچھا۔ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہاں، کوئی بھی نہیں ہے، کیا تمہارے کسی دوست کو آ جانا تھا؟ ابو نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کہا۔ رات سے ہی میرے ساتھ جو پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے، اگر میں کسی کو بتاتا تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر جانا۔ 40 سال کا عرصہ ایسے پلک جھپکتے گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں تازہ اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی۔ خبر کے مطابق کل شام تیز طوفانی بارش سے پرانی حویلی گر کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ساتھ میں حویلی کی پرانی تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر میری پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ واقعات جو ہمارے ساتھ اس حویلی میں پیش آئے تھے میرے سامنے کسی فلم کی طرح آ گئے تھے، اور چند لمحوں تک میں ان واقعات میں کھو سا گیا تھا۔ اس پرانی حویلی کی جو خستہ حالت تھی، اسے دیکھتے ہوئے حویلی کو 40 سال پہلے ہی گر جانا چاہیے تھا۔ عمارت کے گرنے سے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ اس حویلی کے قریب لوگ دن میں جانے سے کتراتے تھے، پھر طوفانی بارش میں کس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا تھا؟ پیش امام صاحب کی ہدایت پر میں نے انعام، شریف اور کامران سے دوستی ختم کر لی تھی۔ وہ دوست کہلانے کے لائق نہیں تھے۔ مجھے حویلی میں سوتا چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ یہ بہت بہادر بنتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر یہ بات ابھی تک ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ رات گاؤں میں پیش امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ پھر مجھے کس طرح اس مخلوق سے بچانے آ گئے تھے۔ وہ مجھے اس خوفناک مخلوق نے نہ بچاتے تو میں آج یہ کہانی لکھنے کے لیے زندہ نہیں ہوتا۔